दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकेथॉन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के चौथे संस्करण का ग्रैंड फिनाले आज से हो रहा है शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे संबोधित। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे मातरम मिशन का 5वां चरण आज से हो रहा है शुरू। यह चरण 31 अगस्त 2020 तक रहेगा जारी। 5वें चरण में देश के 21 अलग अलग एयरपोर्ट से करीब 1200 उड़ानें होंगी रवाना। आज देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू हटाया गया। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों के तहत मनाई जा रही है बकरीद। धर्म गुरुओं ने लोगों को ऑनलाइन घरों में ही पढ़ाई ईद की नमाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम भाइयों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। नमस्कार, मैं हूं योगेश कुमार। देखिए मेरे साथ इन समाचारों को विस्तार से। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन हैकेथॉन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के चौथे संस्करण का आज ग्रैंड फिनाले शुरू हो रहा है। लगातार 36 घंटे तक चलने वाले इस हैकेथॉन में 10,000 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे और उनके साथ संवाद करेंगे। कोविड-19 महामारी की वजह से हैकेथॉन के चौथे संस्करण का आयोजन ऑनलाइन मोड में हो रहा है। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में देश भर के छात्र समाज की विभिन्न समस्याओं का नवाचार के जरिए डिजिटल समाधान ढूंढते हैं। हैकेथॉन के चौथे संस्करण में प्रतिभागी केंद्र सरकार के 37 विभागों, राज्य सरकार के 17 विभागों और 20 उद्योगों की कुल 273 समस्याओं का डिजिटल समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन समस्याओं में से हर एक के लिए 1 लाख रुपए की इनामी राशि रखी गई है। 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के पहले संस्करण में 42,000 छात्रों ने हिस्सा लिया था, जबकि 2018 में 1 लाख और 2019 में 2 लाख प्रतिभागी इस हैकेथॉन में शामिल हुए। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2020 के पहले राउंड में 4.5 लाख से भी अधिक छात्र शामिल हुए, जिसमें से 10,000 छात्रों का चयन ग्रैंड फिनाले के लिए किया गया। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए मिशन वंदे भारत मिशन का 5वां चरण आज से शुरू हो रहा है। यह चरण 31 अगस्त 2020 तक जारी रहेगा। वंदे भारत मिशन के 5वें चरण में देश के 21 अलग अलग एयरपोर्ट से करीब 1200 उड़ानें रवाना होंगी। इन उड़ानों के जरिए विदेशों में फंसे 1,30,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया जाएगा। वंदे भारत मिशन के तहत अब तक 8,92,000 से अधिक भारतीयों को वापस लाया गया है। 6 मई से 30 जुलाई 2020 की अवधि के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से 2,67,436 यात्रियों को और अन्य चार्टर्ड से 4,86,811 यात्रियों को भारत वापस लाया गया। इसके अलावा भारत ने अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी के साथ ट्रांसपोर्ट बबल समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन देशों के अलावा भारत ने कुवैत के साथ भी फंसे हुए यात्रियों को वापस लाने के लिए ट्रांसपोर्ट बबल समझौता किया है। आज से देश में अनलॉक 3 की प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में अनलॉक 3 के दिशा निर्देश जारी किए थे, जो आज से लागू हो गए। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक आर्थिक और अन्य गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर और ज्यादा विस्तार दिया गया है। दिशा निर्देशों के मुताबिक रात को जारी कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा दिया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह मास्क जैसे सोशल डिस्टेंसिंग के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए मनाया जाए। इसके लिए गृह मंत्रालय द्वारा अलग से जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। साथ ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति मिली है। SOP का पालन करना जरूरी होगा। आज से शुरू अनलॉक 3 के तहत वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सेवा जारी रहेगी। वहीं मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल जैसे जगहों के अलावा बड़ी भागीदारी वाले सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक समारोह को अनुमति देने के बारे में अलग से फैसला लिया जाएगा। वहीं कैंटोनमेंट जोन में 31 अगस्त तक सख्ती से लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन अनिवार्य होंगे। राज्य कैंटोनमेंट जोन के बाहर गतिविधि पड़ने पर कुछ गतिविधियों पर पाबंदी लगा सकते हैं। एक से दूसरे राज्यों में जाने या राज्यों के भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर किसी तरह की पाबंदी नहीं लगा सकते। बुजुर्गों और बच्चों को फिर से घर में रहने की सलाह दी जाती है। आरोग्य सेतु ऐप को प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है।
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत को लगातार सफलताएं मिल रही हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में मरीजों के ठीक होने की दर 64.54% पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक 10,57,805 मरीजों ने कोरोना संक्रमण को मात देने में सफलता पाई है। ठीक होने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना संक्रमण से होने वाली मौत का आंकड़ा बहुत कम 2.18% तक रह गया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप वाराणसी में कोरोना की टेस्टिंग सबसे ज्यादा संख्या में कराने के लिए वाराणसी के BHU में स्थित चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कोरोना डायग्नोस्टिक सेंटर में विशेष व्यवस्था की गई है। कोरोना डायग्नोस्टिक सेंटर के इंचार्ज प्रोफेसर गोपाल नाथ ने बताया कि सेंटर में लगाई गई और TVCRA मशीन पर्याप्त है, लेकिन कोरोना टेस्टों में तेजी लाने के लिए अब नई RNA ऑटोमेटिक मशीन भी लगाई गई है, जिससे जो टेस्ट 2 घंटे 30 मिनट में होता था वो टेस्ट अब 1 घंटे में ही हो सकेगा। इसमें मैन पावर भी कम लगेगी। नई मशीनें आज से टेस्ट की संख्या 2000 टेस्ट प्रतिदिन से बढ़ाकर अब 3000 टेस्ट प्रतिदिन हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कोरोना टेस्टिंग में होने वाले इस महामारी पर प्रभावी ढंग से रोकथाम की जा सकेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इस अवसर पर राम मंदिर नगरी में अयोध्या के आजमगढ़ के निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी कला से निर्मित 2 लाख दिए भी जगमग होंगे। इनका दायित्व उत्तर प्रदेश सरकार के माटी कला बोर्ड ने लिया है। आजमगढ़ के निजामाबाद ब्लैक पॉटरी से जुड़े किसानों में डिजाइनिंग दिए बनाने को लेकर काफी उत्साह व उल्लास देखने को मिल रहा है। अयोध्या में दियों की सप्लाई दे रहे राष्ट्रपति पुरस्कार विजेता रोहित प्रजापति ने बताया कि हम लोगों को बहुत ही उत्साह है कि प्रधानमंत्री के मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या में हमारे द्वारा बनाए गए दीपक से अयोध्या जगमगाई जाएगी। ये ऑर्डर हमें उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष धर्मवीर प्रजापति के माध्यम से मिला है। हमारे ब्लैक पार्टी कला से निर्मित गणेश भगवान की प्रतिमा चित्र सप्रेम भेंट की जाएगी। वहीं बैजनाथ प्रजापति ने बताया कि यह हमारे पूर्व कर्मों का फल रहा है कि हमारे द्वारा बनाए गए जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास में दिए जा रहे हैं। सर, हमारे द्वारा बनाया हुआ दीपक राम जन्मभूमि पे जा रहा है, इसका हमें बहुत ही प्रसन्नता है। हमारे पूर्व कर्मों का फल रहा है कि हमारे द्वारा बना हुआ दीपक जन्मभूमि पर जा रहा है और प्रयोग होगा। इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं और बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हम किसी काम के तो हैं, भगवान के काम आ रहा है। ये दीप हम लोग दिवाली के लिए तैयार कर रहे हैं और इस समय कुछ ऑर्डर हमारे पास अयोध्या से हैं जो कि भूमि पूजन में दीपक की ज़रूरत है। तो जो ऑर्डर अयोध्या से मिला है, हम दीप व्यापारियों में बहुत बड़ा उत्साह की बात है कि हमारे बनाए हुए दीपक से अयोध्या में दीप उत्सव होगा। हम हस्तशिल्पियों में एक बहुत बड़ा उत्साह है कि मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी अयोध्या में हमारे दीपक का जगमगाहट होगी, जिससे वहाँ की रोशनी शाम की रोशनी से हमारे दीपक से जगमगाएगी अयोध्या। तो हम हस्तशिल्पियों में बहुत खुशी है। ये ऑर्डर माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष श्री धर्मवीर प्रजापति के माध्यम से हमें सूचना मिली है। उनके थ्रू ही माल तैयार हो रहा है और कुछ हो सकता है यहाँ की ब्लैक पॉटरी की बनी हुई हस्तशिल्पियों के द्वारा निर्मित हुई एक गणेश जी की मूर्ति जो पूरा हैंडमेड तैयार किया जा रहा है और माननीय योगी जी महाराज को भी सप्रेम भेंट किया जाएगा। सर, लखनऊ के केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान रहमान खेड़ा द्वारा अनुसूचित जाति के भूमिहीन किसानों को प्रशिक्षण देकर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्रीय उपोषण बागवानी संस्थान के निदेशक डॉक्टर शैलेंद्र राजन ने बताया कि अनुसूचित जाति के भूमिहीन एवं संसाधन रहित 3 किसानों का चयन कर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गुणवत्ता युक्त नर्सरी व्यवसाय से जोड़ा गया है, जिसमें युवकों को संस्थान के वैज्ञानिकों की देखरेख में प्रशिक्षण दिया गया है। इन युवकों ने 22,000 अमरूद और 14,000 आम के पेड़ निर्मित किए हैं। संस्थान में दिए गए प्रशिक्षण से युवकों को प्रोत्साहनात्मक ज्ञान के साथ अपना व्यवसाय शुरू करने में आसानी होगी। युवक अपनी नर्सरी स्वयं बनाकर पौधों का व्यवसाय कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान में दिए गए प्रशिक्षण से इन्हें प्रयोगात्मक ज्ञान तो होगा ही, साथ ही साथ अपना नया व्यवसाय शुरू करने में पूर्णतः ये सक्षम होंगे। इनके अंदर वो क्षमता आ गई है कि ये अपनी नर्सरी स्वयं बना सकें और पौधों का व्यवसाय कर सकें। इसके लिए इन्होंने इस दौरान धनार्जन भी किया है,
जो इनको अपनी नस्री बनाने के लिए सहायक होगा। कोई खेती नहीं थी तो आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब थी हमारे घर की। फिर धीरे धीरे हमने संस्थान के बारे में सुना, फिर वहाँ से मैं वैज्ञानिकों वहाँ गया और फिर वैज्ञानिकों के साथ मिला। फिर वहाँ पता चला कि आम और अमरूद के बारे में ग्राफ्टिंग सिखाई जाती है। फिर यहाँ के वैज्ञानिकों से हमने ग्राफ्टिंग सीखा। अभी यहाँ से हज़ारों रुपए हम कमा सकते हैं। इससे हम अपने बच्चों को, जो हमारा सपना था कि अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, हम उनको अपने अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दिलवा सकते हैं। और इसी वजह से हम यहाँ संस्थान में ये काम सीखा और हम ये अपना सपना आगे चल के पूरा कर सकते हैं। संस्थान में संपर्क किया और यहाँ से हमें ट्रेनिंग मिली, जिसकी वजह से हम बाहर जोकर कलम बांधने जाएं तो काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक दिन में कम से कम 1000-1500 का काम कर सकते हैं, जिसकी वजह से आज काफ़ी खुशी महसूस होती है। संस्थान ने हमको इस लायक बनाया कि हम बाहर जाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, जिसकी वजह से घर का अच्छा खर्च चलेगा, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सकती है, अच्छे स्कूल में भेज सकते हैं। और भूमिहीन होने के कारण अब जो अगर हमें घर पर ही काम करना पड़े तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। जो हम लीग पर खेती भी लेकर काम करना चाहें तो भी पैसा कमा सकते हैं। इस वजह से संस्थान को हम धन्यवाद करते हैं जो हमें इस लायक बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लॉकडाउन में लोगों से आत्मनिर्भर बनने की अपील की, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके। प्रधानमंत्री मोदी की सोच को बांदा की दो बहनों ने सच साबित करके दिखाया है, जो खुद में आत्मनिर्भर हैं और अपने हुनर से दूसरों बच्चों को भी आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही हैं। बांदा शहर के छोटी बाजार इलाके की रहने वाली प्रिया गुप्ता और जया गुप्ता हैं, जिनका काम इनकी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। जया की शैक्षिक योग्यता बीटेक है, तो वहीं इनकी बड़ी बहन प्रिया गुप्ता ने एमटेक किया है। लेकिन पिछले लगभग 1.5 साल से ये अपने हुनर से आत्मनिर्भर हैं और दूसरी बेटियों को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। जया गुप्ता मिट्टी, कागज और कपड़ों में खूबसूरत पेंटिंग करती हैं। जया स्टील की प्लेटों, कैंडल्स और कुम्हारों के यहाँ मिलने वाले साधारण दियों और खिलौनों को अपने हुनर से इतना खूबसूरत बनाती हैं कि ऑनलाइन इनके सामान की बाजार में अच्छी मांग होती है और मार्केटिंग का काम इनकी बड़ी बहन प्रिया गुप्ता करती हैं। प्रिया ऑनलाइन इन सब चीज़ों का अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार कर इन्हें बेचने का काम करती हैं। इनके अलावा दोनों बहनें अपने आसपास की अन्य बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर इनसे कला सीखती हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की अपील की थी और अब ये हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करें और इसके लिए हम लोग फ्री में छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं को ये सब सिखाने का काम कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक कानून का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। कलेक्ट्रेट में पहुंचकर जिलाधिकारी सेल्वा कुमारी जे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन भी दिया गया। इन मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि 3 तलाक के नाम पर समाज में मुस्लिम महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा था। पीएम मोदी ने इन महिलाओं की पीड़ा को समझा और इस पर कानून बनाकर लाखों महिलाओं के साथ इंसाफ का काम किया। इस कानून का 1 वर्ष पूरा होने पर तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं पीएम का आभार जता रही हैं। हम उनको ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने जो ये पिछले साल बिल निकाला था बहुत अच्छा निकाला है और इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जो गरीब बच्चियाँ थी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कोई तलाक नहीं दे पा रहा है, इस डर से कि 3 साल की सज़ा हो जाएगी, इसलिए हम उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हम मोदी जी को 3 तलाक के लिए जो 2019 में कानून बना था उसमें 1 साल हो चुका है, उसके लिए धन्यवाद देने के लिए आए हैं। तो जैसे कि 3 तलाक बनाया था तो 1 साल के अंदर किस तरह का इंसाफ मिला? 1 साल के अंदर ये इंसाफ मिला है। जो 3 तलाक देते थे उनको 3 साल की सज़ा का कानून बनाया है और जो बाहर लोग जैसे विदेश में रहते थे वो वहीं बैठे बैठे लोगों को अपनी बीवी को तलाक दे देते थे। गरीब लड़की जो थी उनको ये इंसाफ मिला है कि लोग तलाक देते हुए अब डर रहे हैं, वो तलाक नहीं दे पा रहे हैं और उनको ये डर होता है कि कहीं 3 साल की सज़ा ना हो जाए।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों और निराश्रितों को उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त और अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए सरकार के द्वारा अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इन योजना के तहत लोगों को रोजगार के साथ साथ उन्हें अब आवास भी मिल सकेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत प्रयागराज जिले में अभी तक 10 से अधिक लोगों को आवास मिल चुके हैं। आवास पा चुके गरीबों ने प्रधानमंत्री की इस योजना पर आभार जताया है। प्रधानमंत्री के द्वारा आवास मिल जाने से अब लोगों को भी पक्का मकान मिलना संभव हो गया है। कच्चे मकान में आने वाली समस्याओं से निजात भी मिली है। काम धंधा करते रहे, पैसा सरकार दे देते बन ये पक्का। पहले फायदा से अब कुछ फायदा हुआ। अब भाई अब कच्चा राहत परेशानी चाहिए, पक्का बन गया तो कुछ परेशानी खत्म हो गई। प्रधानमंत्री योजना से नहीं हमारे को कॉलोनी मिल गई है, लाइटिंग मिल गई है, गल्ला बराबर मिल रहा है और घर गिरा रहा सब पक्का हो गया है, कॉलोनी मिल गई रही, सब मजदूरी हमारे जगह मिलत भी बराबर जो कॉलोनी वाली रही वैसे। अब गल्ला मुक्त में सब हर महीना मिल रहा है, हर महीना मिल रहा है। हो पहले हमारे कच्चा घर रहा, बहुत बार बार चुअर रहा और बार बार छवात रहा। अब जब फिर सरकार देहन तब बन गया, अब अच्छा हो गया, सब कुछ बदला। भाई दिक्कत ही होता रहा, चुगत बहत रहा तो इसलिए परेशानी रहा। अब भाई मकान बन गया बाटे तो अब अच्छा बाटे, अच्छा से आराम से आदमी है। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, शिक्षाविद और पत्रकार लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की आज 100वीं पुण्यतिथि है। लोकमान्य तिलक को हम उनकी उस योगदान के लिए जानते हैं जो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में बदल कर रख दी। तिलक का वो नारा आज भी पूरी दुनिया में बार बार दोहराया जाता है जो कहता है कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा मोरया की गूंज 1893 के पहले से ही थी, लेकिन इसे सामाजिक राजनीतिक एकता और जन जागरण का हथियार बनाया लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। यही एकता आगे चलकर गुलाम भारत के आजादी के संघर्ष में एक बेजोड़ हथियार साबित हुई। देश में 19वीं सदी के अंतिम दशकों से ही शासन प्रशासन में भारतीयों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी को लेकर संघर्ष शुरू हो चुका था और बाल गंगाधर तिलक उसका हिस्सा भी बने। लेकिन उन्हें ये बात जल्दी ही समझ में आ गई कि देश की गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने की शिक्षा से। भारतीय संस्कृति और आदर्शों को आधार बनाकर न सिर्फ एक नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत उन्होंने की, बल्कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना ने युवाओं के लिए उच्च स्तर की स्वदेशी शिक्षा के दरवाजे खोल दिए। ये वो वक्त भी था जब तिलक को लगता था कि भारतीयों पर हो रहे अत्याचार, आकांक्षाएं और संघर्ष की कहानी सब तक पहुंचनी चाहिए। तब भारतवर्ष ने लोकमान्य को एक पत्रकार के रूप में भी देखा। तिलक का मराठी साप्ताहिक पत्र केसरी आमो खास की आवाज बनकर उभरा। लेकिन बात यही नहीं रुकी। अंग्रेजी पत्रिका मराठा ने अंग्रेजों तक ये मुनादी कर दी कि अब देश जाग चुका है। 19वीं सदी के आखिरी सालों में स्वदेशी का नारा लेकर तिलक महाराष्ट्र के गांव-गांव घूमे, लेकिन गुलामी की जंजीरों में जकड़ी भारत माता बार बार पुकार रही थी। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि स्वराज का वक्त अब आ चुका है और हमें अपना सब कुछ झोंक देना होगा। बाल गंगाधर तिलक के विरोध की गूंज अंग्रेजी हुक्मरानों को बेचैन कर रही थी। जनता उनकी एक पुकार पर एकजुट हो रही थी। तिलक लगातार जनता को एक बड़ी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे थे, जहां केंद्रीय असेंबली से लेकर क्षेत्रीय सरकारों तक में भारतीयों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना था।
बांटो और राज करो की साजिश के खिलाफ तिलक ने एकता की कोशिशों को अंतिम सिरे तक पहुंचाने की भरसक कोशिश की। लखनऊ पैक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक एकता के लिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। महात्मा गांधी जी ने बाल गंगाधर तिलक को याद करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। लेकिन तिलक पिछले 100 से ज्यादा सालों से प्रतीक हैं उस मानव गरिमा की हुंकार के जहां स्वराज सबसे ऊपर है। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। महामारी कोविड-19 कोरोना से निपटने की केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा चलाई जा रही तमाम कल्याणकारी योजनाओं की आज हर जगह तारीफ हो रही है। देश को आज़ाद कराने में अपना अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी और उनके परिजन भी कोरोना संकट के दौर में सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं से बहुत खुश और संतुष्ट दिखे। मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में रहने वाले स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के राधा कृष्ण पूर्वी के पुत्र महाराज कृष्ण पूर्वी कहते हैं कि कोरोना काल में नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्य काबिले तारीफ, उल्लेखनीय और सराहना के काबिल हैं। सरकार के द्वारा समय से कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी करना, प्रवासी श्रमिकों को सकुशल उनके घर पहुंचाना और रहने, खाने, पीने और रोजगार की व्यवस्था करना सरकार की बहुत अच्छी नीति साबित हुई है। वहीं स्वर्गीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होराम के पौत्र शैलेंद्र सिंह और उनके पुत्र देवांश का कहना है कि सरकार के द्वारा एक एक व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना, एक एक व्यक्ति की कोरोना का टेस्टिंग कराना, निःशुल्क इलाज कराना सरकार के सराहनीय कार्य हैं। ये योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रवासी श्रमिकों के लिए जो योजना है ये मोदी जी की ही एक अच्छी नीति है कि वो प्रवासी सारे अपने घर पहुँचे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। विशेषकर जो गैस की पहले मोदी जी के आने से पहले जो गैस के लिए एक सिलेंडर लेने के लिए सिफारिशें करनी पड़ती थी, अब तो एक फ़ोन करो अगले दिन गैस मिल जाती। इससे सबको राहत मिली। जितना बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, जितनी इसकी जनसंख्या है और जितना जो कुछ यहाँ पे सिस्टम इस सरकार से पहले से मौजूद है, उन सबके साथ इतना सकारात्मक परिणाम देना ये किसी भी सरकार के बस की बात नहीं थी। जो काम माननीय योगी जी ने करके दिखाया है और मौजूदा सरकार ने दिखाया है, ये संभव ही नहीं था। किस तरीके से एक एक व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, उनकी इलाज की व्यवस्था करना, टेस्टिंग, ये सब सराहनीय कार्य हैं। अगर कोई और सरकार होती तो ये कार्य या तो नहीं होते, अगर होते तो बहुत कम स्तर पे और बहुत देरी से होते, जिनकी बहुत जल्दी होने की ज़रूरत थी और सरकार ने करा। मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं देश के लिए, देश की छवि के लिए, देश के लोगों के लिए, उससे देश का तो उद्धार लोकल लोगों का तो हो ही रहा है, प्लस देश की छवि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधरी है। संत कबीरनगर जनपद से स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में सैयद शेर अली और सैयद माजिद अली का परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं। यह परिवार आज भी संत कबीरनगर के मगहर कस्बे में निवास करता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सैयद शेर अली और 1941 में सैयद शेर अली के पौत्र सैयद माजिद अली स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनके पौत्र को 1943 में नैनी जेल में बंद कर दिया गया। विशेष बात यह रही कि सैयद माजिद अली ने अपने जीवन काल में मिलने वाली पेंशन को उत्तर प्रदेश सरकार के कोष में दान कर दिया। यह परिवार कोरोना काल की परेशानियों में सरकार की योजनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई इस वैश्विक महामारी में वो बहुत ही सराहनीय रही। इस योजना के अंतर्गत किसान सम्मान निधि में किसानों के अकाउंट में 2-2 हज़ार रुपया डाला गया, जिससे किसानों को बहुत राहत पहुंची। जनधन योजना लाई गई, जिसके अंतर्गत जनधन योजना के अंतर्गत महिलाओं के
खाते में 500 रुपया डाला गया, जिससे उनको काफ़ी राहत मिली। इसके अतिरिक्त 3 महीने तक मुफ्त राशन दिए जाने की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई, जिससे लोगों को काफ़ी राहत मिली। और ये सारी योजनाएं बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही अच्छी योजनाएं रहीं, जिससे काफ़ी लाभ हुआ, सभी लोगों को काफ़ी लाभ हुआ। प्रत्येक आदमियों को 3 सिलेंडर मुफ्त दिया गया, जो बहुत ही सराहनीय रहा, जिससे काफ़ी जनता भी खुश है और इससे काफ़ी लोगों को राहत भी मिली इस वैश्विक बीमारी के अंतर्गत। कुर्बानी और त्याग का पर्व आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का पर्व पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। भारत में फैले कोरोना वायरस के चलते इस पर्व पर भी असर देखने को मिला। भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन के मद्देनज़र मस्जिदों में 5 नमाजें एक साथ अदा की गईं। ईदगाह में मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली ने नमाज पढ़ाई, वहीं शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद ने ऑनलाइन नमाज अदा की। देश भर में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा के दिन खास रौनक होती है। इस दिन मस्जिदों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे से गले लगकर ईद की मुबारकबाद देते हैं। हालांकि इस बार लॉकडाउन के चलते जौनपुर में ये रौनक फीकी पड़ गई। कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से ना तो लोग गले मिल पाए और ना ही मस्जिद जाकर नमाज अदा कर सके। इस बार की ईद ज्यादातर लोग अपने घरों में ही मना रहे हैं। धर्मगुरु मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने ऑनलाइन नमाज अदा कराई। उन्होंने बताया कि इस बार कोरोना वायरस के कारण सभी ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की। इस खतरनाक वायरस के खात्मे के लिए विशेष दुआएं की। मौलाना ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जालौन, बांदा अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। उधर केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार घाघरा नदी बाराबंकी के एल्गिन ब्रिज, अयोध्या और बलिया के तुर्की पार में लगातार बढ़ाव पर है और यहां नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। राप्ती नदी बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर के बर्ड घाट में घटाव पर है, खतरे के निशान पर बह रही है। बूढ़ी राप्ती नदी सिद्धार्थनगर के ककरही में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी गढ़मुक्तेश्वर, नरौरा, कचला ब्रिज पर स्थिर है और खतरे के निशान से नीचे है, जबकि फतेहगढ़ में कन्नौज के गुमटिया में बढ़ाव पर है। लगातार बारिश, बैराजों पर इकट्ठा पानी पहाड़ पर छोड़ने के कारण बहराइच के 2 तहसील क्षेत्र महसी और कैसरगंज के सैकड़ों गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण गांव छोड़कर पलायन को मजबूर हो गए हैं। महसी क्षेत्र के पिपरा, कायमगंज, बिटौड़ा स्थित दर्जनों गांव सहित बलहा, बिरहौली और आदमपुर रेवली तटबंधों पर पानी भर जाने से पैंटी गाँव में थाना, हॉस्पिटल, बैंक आदि में पानी भर गया और पुलिसकर्मी भी घुटनों तक पानी में ड्यूटी करते दिखे, जबकि ग्रामीणों के सामने भारी परेशानी बनी रही। मझील, कैसरगंज में मझारा, तकौली, 1100 और रेती, बढ़ौरा सहित तटबंधों के किनारे बसे गांवों की सड़कें भी जलमग्न होने से कस्बों का संपर्क कट गया है। जिलाधिकारी शंभू कुमार ने अचानक आई बाढ़ के बाद महसी और कैसरगंज के बाढ़ चौकियों को संचालित कर दिया और तटबंधों के किनारे बसे लोगों में भोजन के पैकेट वितरण की भी व्यवस्था कराई है। साथ ही फंसे ग्रामीणों की सहायता हेतु NDRF की टीमें भी सतर्क दृष्टि रखे हैं। सभी की मॉनिटरिंग उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीमें कर रही हैं। लगातार बारिश और के साथ अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। दुनिया के सबसे बड़े ऑनलाइन नहतकॉन के स्मार्ट इंडिया नहतकॉन के चौथे चरण का ग्रैंड फिनाले आज से शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रैंड फिनाले के को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के करेंगे संबोधित। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश वापस लाने के लिए वंदे मातरम मिशन का 5वां चरण आज से हो रहा है शुरू। यह चरण 31 अगस्त 2020 तक रहेगा जारी। आज से देश में अनलॉक
3 की प्रक्रिया शुरू। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों के मुताबिक रात में जारी कर्फ्यू हटाया गया। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक रहेंगे बंद। आज पूरे प्रदेश में लॉकडाउन के नियमों के तहत मनाई जा रही है बकरीद। धर्मगुरुओं ने लोगों से ऑनलाइन घरों में ही पढ़ाई ईद की नमाज। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिम भाइयों को दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। इसी के साथ समाचारों का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। मैं आपसे चाहूंगा फिलहाल इजाजत। नमस्कार।